नमस्ते प्रिय आई ग्रास्पर्स। हमारा यह कर्तव्य है कि हम हमेशा उपयोगी बने रहें, अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि अपनी ताकत के बल पर इस दुनिया को बदलने और अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए अपनी ताकत और अपनी शक्ति का प्रयोग करें। ऐसा करना हम सबका कर्तव्य है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पिछले हफ्ते संसद में उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान पश्चिमी बंगाल के पूर्व गवर्नर जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्हें 710 में से 528 वोट प्राप्त हुए। कुछ दिन पहले ही उन्होंने शपथ ग्रहण की और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से अपना कार्यभार ग्रहण किया। क्या आपको मालूम है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं? भारत में यह पहली बार होगा कि संसद के दोनों सदनों के अधिकारी राजस्थान से होंगे। श्री धनखड़ को हमारी ओर से बधाई। हम उनके कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। गहरे समुद्र के पानी में छिपे रहस्य जानने के लिए भारत ने पिछले साल एक मेगा ओशन मिशन शुरू किया था। इस मिशन का उद्देश्य एक सबमर्सिबल व्हीकल तैयार करने के लिए था जो हाई रेजोल्यूशन बैथोमेट्री, जियो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एडवांस इंजीनियरिंग सपोर्ट से गहरे समुद्र की जानकारी प्राप्त कर सके। अब हमारे देश विशेषज्ञों के एक दल को गहरे समुद्र में भेजने के लिए तैयार हो गया है। वह मत्स्यता 6000 में समुद्र में जाकर कई प्रकार की अंडर वाटर स्टडीज करेंगे। ये सबमर्सिबल व्हीकल समुद्र में 6000 मीटर नीचे तक जा सकती हैं। हमें इस मशीन से मिलने वाले मजेदार जानकारी का इंतजार है। भारत की नई कम कीमत की एयरलाइन अकाशा एयर ने मुंबई से अपनी पहली उड़ान भरकर आकाश में उड़ना शुरू कर दिया है। इस एयरलाइन का मुख्य उद्देश्य बड़े शहरों और टियर 2 और टियर 3 के शहरों से संपर्क स्थापित करना है। साथ ही उनका किराया भी कम होगा। आकाशा एयर का वादा है कि वे भारत की कम कीमत वाली ग्रीनेस्ट एयरलाइन होगी। उनके एयरक्राफ्ट फ्यूल एफिशिएंट लीप 1B इंजन वाले हैं जो कम कार्बन एमिशन करेंगे। केवल यही नहीं, उनके क्रू की यूनिफॉर्म मरीन वेस्ट से पॉलिस्टर को रिसाइकल करके तैयार की गई है और खाने की पैकिंग भी 100% इको फ्रेंडली है। हम आकाशा एयर को और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। उनकी इस यात्रा के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये लॉन्च इतना ऐतिहासिक क्यों है? यह एयरक्राफ्ट आज़ादी सैट को लेकर जा रहा है, जिसके लिए भारत के ग्रामीण सरकार स्कूल की 750 छात्राओं ने 75 पेलोड तैयार किए हैं। अपनी तरह का ये पहला स्पेस मिशन भारत सरकार द्वारा स्टेम में महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहता है। आपको हैरानी हो रही होगी कि ये 75 की संख्या बार बार क्यों आ रही है। ये लॉन्च हमारी स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया। इस महान उपलब्धि के लिए पूरी टीम को हमारा सैल्यूट। दक्षिणी कोरिया अपना पहला लूनर ऑर्बिटर लॉन्च करने के बाद दुनिया की चांद पर जाने की रेस में शामिल हो गया है। यह लूनर मिशन कोरियन एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की देखरेख में काम कर रहा है। अपनी लूनर स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की जांच करना और भविष्य में चांद पर जाने के लिए स्थान ढूंढना उनका लक्ष्य है। यह सैटेलाइट स्पेस द्वारा लॉन्च की गई है और उन्हें उम्मीद है कि यह दिसंबर तक अपने ऑर्बिट में पहुंच जाएगी। क्या आपको मालूम है कि यदि ये सफल हो जाता है तो भारत, यूएसए और चीन की उन स्पेसक्राफ्ट्स के साथ मिल जाएगा जो चांद के आसपास है। अभी भारत, रूस और जापान अपने नए मून मिशन लॉन्च करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि जल्द ही स्पेस में काफी भीड़ होने वाली है। पिछले कई सालों में फ्लोरिडा में बर्मीज पाइथन्स को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। ये पाइथन्स अपने जंगलों में डियर, रकून्स, पोज़म्स और फॉक्स खाते हैं।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि इन्हें समाप्त न किया गया तो ये पाइथन्स इन प्रजातियों को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। इस संकट का सामना करने के लिए फ्लोरिडा में 2013 में इन्फ्लेमस पाइथन चैलेंज शुरू किया गया था। में सांपों के शिकारी हजारों डॉलर की पुरस्कार राशि पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में इन्हें ढूंढते हुए आते हैं। 2022 का यह इवेंट पिछले हफ्ते शुरू हुआ है। लगभग 800 कॉम्पिटिटर्स इस खतरनाक सांपों को मारने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वर्ष 2000 से 17,000 पाइथन्स को इकोसिस्टम से हटा दिया गया है। इस हफ्ते बर्मिंघम में एक समापन समारोह के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 समाप्त हो गए। इस साल के खेलों में भारत को कुल 61 मेडल मिले, जिनमें से 22 गोल्ड मेडल हैं। हम आपको यहाँ इन खेलों में अपने देश की गोल्डन परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। रवि कुमार दहिया, नवीन, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया और विनेश फोगट ने अपने अपने रेसलिंग फ्रीस्टाइल वर्ग में कुल 6 गोल्ड मेडल जीते। क्या आपको मालूम है कि विनेश ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीतकर इसे हैट्रिक परफॉर्मेंस बना दिया है। बैडमिंटन के खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन दोनों ने अपने अपने बैडमिंटन सिंगल्स के वर्ग में गोल्ड मेडल जीते। सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन मेंस डबल में गोल्ड मेडल जीत लिया। निखत जरीन, नीतू घंगास और अमित पांघल ने अपनी अपनी वेट कैटेगरीज की बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन के बाद 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। शरद कमल ने टेबल टेनिस के मेंस सिंगल में गोल्ड जीतकर इतिहास बना दिया। उन्होंने पहले भी 2006 में एक मेडल जीता था। अभी उन्होंने अपने साथियों साथिया गणनासेकरन, हरमीत देसाई और सुनील शेट्टी पुरुषों की टेबल टेनिस टीम के साथ दूसरा गोल्ड मेडल जीता और तीसरा गोल्ड मेडल उन्होंने श्रीजा अकुला के साथ मिक्स्ड टीम के लिए जीता। भाविना पटेल ने महिलाओं के सिंगल्स में जीत हासिल करके भारत के टेबल टेनिस में चौथा गोल्ड मेडल जीत लिया। वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में मीरा भाई चानू, जेरेमी लाल रेनुंगा और अचिंत्य शेवली ने भारत के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते। पैरा पावर लिफ्टिंग मेंस हेवीवेट में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुधीर पहले भारतीय थे। अंत में लवली चौबे, पिंकी, नयन मुनि साकिया और रूप रानी तिर्की की भारतीय टीम ने लॉन बोल्स वुमेन्स में गोल्ड जीता और एल्डोस पॉल ने पुरुषों की ट्रिपल जंप में गोल्ड का बॉम्बशेल जीत लिया। भारतीय खिलाड़ियों का यह बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। इसी हफ्ते चेन्नई में आयोजित 44वां फीडे चेस ओलंपियाड समाप्त हो गया। क्या आपको मालूम है कि एक प्रसिद्ध भारतीय चेस खिलाड़ी और 5 बार विश्व चैंपियन रहे विश्वनाथ आनंद को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। इसमें खेले गए मैच बहुत ही बढ़िया रहे और इसके परिणाम अंतिम दिन ही मिले। प्रज्ञनंदा, गुकेश, निहाल, रौनक और अधिबन वाली भारत की बी टीम ने फाइनल राउंड में जर्मनी को 3-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। भारत की महिलाओं की टीम ए भी अंतिम दिन यूएसए से 1-3 से हारकर तीसरे स्थान पर रही। उज्बेकिस्तान के पुरुषों की टीम ने नीदरलैंड को 2-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। यूक्रेन की महिलाओं की टीम ने अपने वर्ग में गोल्ड जीता। मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को हमारी बधाई। हर घर तिरंगा अभियान से काफ़ी पहले हाल ही में केंद्र सरकार ने इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि हमें अपने राष्ट्रीय झंडे को किस प्रकार सही तरीके से तय करके रखना है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो हम आपको यहाँ बताते हैं। पहले झंडे को हॉरिजॉन्टली रखें और फिर केसरी और हरे भाग के बीच के सफ़ेद हिस्से पर मोड़ें। इसके बाद सफ़ेद भाग को केसरी और हरे रंग के बैंड्स के साथ इस प्रकार बांधें कि केवल अशोक चक्र ही दिखाई दे। ये तैयारी पूरी होने पर इसे अपनी हथेलियों या बाहों पर रखकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। कल अपने झंडे को ऊंचा फहराकर स्वतंत्रता दिवस के 75 साल मनाने के बाद झंडे को सम्मान सहित वापस रखें। अफ्रीकन अमेरिकन सिंगर मैरी मेलबर्न
भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेने और इसमें परफॉर्म करने के लिए भारत आ रहे हैं। वे यूनाइटेड स्टेट्स का प्रतिनिधित्व एक कल्चरल एम्बेसडर के रूप में करेगी। क्या आपको मालूम है कि वे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पच्चीनों पर चल रहे हैं? हाँ, उन्होंने भी 1959 में ऐसा ही किया था। भारत के दर्शकों का मैरी मेलविन से पहला परिचय 2020 में तब हुआ था जब उन्होंने हमारे राष्ट्रगान पर मूविंग रेंडिशन किया था। हम बेसब्री से यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि इस बार वह क्या परफॉर्म करेगी। इस साल अगस्त के अंत तक अपने लूनर कार्यक्रम के अंतर्गत आर्टेमिस 1 नाम की एक पहली अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट लॉन्च करने की नासा की योजना है। और आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि उन्होंने इसके लिए शॉन द शीप नाम की टेलीविजन सीरीज के एक टिचुलर कैरेक्टर शॉन से प्रेरित होकर प्लश टॉय को चुना है। वह इस आर्टेमिस लूनर मिशन पर जाने वाली पहली एस्ट्रोनॉट होगी। लेकिन इस पहली फ्लाइट पर केवल शॉन ही एक पॉपुलर कैरेक्टर नहीं, उसके साथ 4 लेगो मिनी कैरेक्टर्स और एक स्नूपी डॉल भी होंगी। वे इस मिशन के जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर्स होंगे। कितना फैसिनेटिंग है ना ये आई ग्रास्पर्स। इस सप्ताह का मुहावरा है दाल में काला होना, जिसका मतलब है गड़बड़ होना। अचानक से राम के पास इतने रुपए कहाँ से आ गए? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। बूझो तो जाने, कमर पतली है पैर सुहाने, कहीं गए होंगे बीन बजाने। बताओ बताओ क्या? मच्छर। पहचानो कौन? ये ब्रिटिश लेखिका बच्चों के लिए लिखने वाली दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और जानी मानी लेखिका हैं। इनकी लगभग 700 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आया है। उनकी पुस्तकों की एक प्रसिद्ध श्रृंखला फेमस 5 4 दोस्तों और उनके एक कुत्ते के बारे में है जो कई सारे एडवेंचर्स पर जाते हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, यह एनर ब्लाइटन ही है। क्या आपको पता था कि लेखिका के रूप में सफल होने से पहले वे एक स्कूल टीचर थी और वहीं से इन्हें बच्चों से प्यार हो गया था। काफी फैसिनेटिंग है ना आई ग्रास्पर्स। क्या आपको मालूम है कि पतंग उड़ाना थाईलैंड का एक प्रोफेशनल स्पोर्ट माना जाता है? पतंग उड़ाना वहाँ की रिच कल्चरल हेरिटेज है और इसे 13वीं और 14वीं शताब्दी से सुकोथाई पीरियड से बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ किंग्स कप के लिए वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन अप्रैल के महीने में 15 दिन तक किया जाता है। थाई पतंग लड़ाई प्रतियोगिताओं के युद्ध तत्व में चित्रित 2 प्रकार की पतंगें कौन सी हैं? अपने उत्तर कॉन्टैक्ट अस @igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। बबूल या अकेशिया के पेड़ों का चींटियों के साथ सहजीवी संबंध होता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर मालवानी टाउनशिप्स सेकेंडरी म्यूनिसिपल स्कूल मलाड की सुप्रीता राधाकांत झा का हार्दिक अभिनंदन। इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। अपना कर्तव्य समझकर हम जो भी काम करते हैं वह अच्छा ही होता है, लेकिन यदि हम वही काम प्यार से करें तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। इसलिए प्यार से अच्छे काम करना हमारा पहला कर्तव्य है। इस सप्ताह के लिए इतना ही। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। नमस्कार।